नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक बहुत ही प्रमुख डील पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मदर ऑफ ऑल डील्स इसको कहा जा रहा है। तो हम बेसिकली देखेंगे कि इस डील के संबंध में क्या-क्या जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो आपको जानने लायक हैं, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जो बेहद महत्वपूर्ण है, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भारत और यूरोपीय संघ की बात करें, यूरोपीय यूनियन की बात करें, तो इसके बीच एक ऐतिहासिक समझौता होने वाला है। तो इस समझौते को हम देखेंगे कि यह इतना खास क्यों है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक डेट ध्यान रखना होगा, वह डेट है 27 जनवरी की। 26 जनवरी के अगले दिन की बात अगर हम करें तो दोस्तों इस दिन एक बड़ी घोषणा हो सकती है। भारत और यूरोपीय संघ की बात करें तो इसके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो घोषणा है यह 27 जनवरी को संभावित है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यूरोपीय कमीशन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेyen और जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा हैं, यह दोस्तों भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और इस बार अगर अपने गणतंत्र दिवस की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरे यूरोपीय यूनियन के जितने भी नेता हैं सभी को इनवाइट किया गया है। किसी एक विशेष कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष या नेता को नहीं इनवाइट किया गया है, पूरे यूरोपीय यूनियन को ही इनवाइट किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस वर्ष का जो आपका हमारा जो हम जो सेलिब्रेट करने वाले हैं अपना गणतंत्र दिवस। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यह दोनों नेता हैं यह 16वें भारत यूएई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे यहाँ पर आकर। और मुख्य रूप से इसी जो है आप देखेंगे इसी सम्मेलन में हमें एक कोई बहुत अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हम चर्चा कर रहे हैं कि यह होने वाला है, तो समझना यह आवश्यक हो जाता है कि आखिर यह क्या है। दोस्तों, मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने अपने इकोनॉमिक की क्लास में पढ़ा होगा, कई बार न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा। दोस्तों, यह जो एग्रीमेंट होता है दो पक्षों के बीच व्यापार को आसान बनाने का एक तरीका के रूप में जो है देखा जाता है और एक यह तरीका होता है। ठीक है, इससे आप देखेंगे तो दो कंट्रियों के बीच जो बाजार तक पहुंच है वह बहुत अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो सकती है। जो टैक्स में छूट है वह देखने को मिल सकता है और जो समान अवसर है उसकी भी जो है बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा कि अगर जो है कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे पास नहीं है तो हम किसी भी देश से सामान अगर लेते हैं या भेजते हैं तो वहाँ पर टैरिफ टैक्स ये सभी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम किसी भी देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए करते हैं, सामान्य भाषा में समझिएगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो आयात निर्यात है इस पर लगने वाला जो कस्टम टैक्स है, टैरिफ है, या तो खत्म कर दिया जाता है या बहुत ही कम कर दिया जाता है कि आसानी से जो है जो आयात निर्यात है उस देश के साथ किया जा सके। तो यहाँ पर आप सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में समझेंगे। अब दोस्तों, जो यह एफटीए हो रहा है इसकी अगर हम चर्चा करें तो इसे क्यों मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है और आप इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बिल्कुल करीब हैं और यह 2 अरब लोगों का बाजार बनेगा। यह स्टेटमेंट आता है जो उर्सुला वान डेर लेyen है, दावोस के भाषण में यह जो है मुख्य रूप से बात करती हुई नजर आती हैं और यही जो है इसको मदर ऑफ डील्स कहती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी डील है जिसमें जनसंख्या की बात करी कि लगभग 2 अरब लोगों का यह बाजार बनेगा, भारत और यूरोप की अगर हम बात करें। इसके साथ साथ वैश्विक जीडीपी का 1.4 हिस्सा इसके पास है, 25% आप देख सकते हैं इनके पास। और अगर हम जो है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंप्लीट करते हैं तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज यूरोप के लिए जो है यह साबित हो सकता है। तो जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और रणनीति तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के कारण इसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह समझौता होने वाला है। दोस्तों, अब यह समझौता अभी क्यों हो रहा है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देखेंगे दो बड़ी वैश्विक जो चुनौतियां हैं जो भारत और यूरोप को करीब ला रही हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध, इसकी चर्चा करें तो यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा और भारत की रक्षा जरूरतों पर इसका जो है असर यह बहुत ही प्रमुख है। और दूसरा जो प्रमुख कारण है वह अमेरिका का जो दबाव है। अभी आप देखेंगे कि आए दिनों जो डोनाल्ड ट्रंप है वह अलग अलग प्रकार का जो टैक्स और जो टैरिफ लगा रहे हैं, तो बहुत ही एक गंभीर स्थिति यह पैदा कर रहे हैं जो व्यापार है उसके संदर्भ में। तो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और टैरिफ वार जो है भी बहुत प्रमुख है और इसके कारण शायद जो है आप देखेंगे पूरे यूरोपीय यूनियन और भारत को जो है एक साथ इस प्रकार के ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं हम। अमेरिका और ट्रंप फैक्टर, बढ़ती दूरियां, यह भी जो है हम देख लेते हैं कि क्या है। इसके संदर्भ में अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो अमेरिका अपने ट्रेड सरप्लस को लेकर सख्त है और जो संरक्षणवादी नीतियां हैं उसको अपना रहा है। ठीक है,
बिल्कुल आप स्पष्ट तरीके से जानते भी होंगे। भारत पर इसका क्या असर है, तो आप देखेंगे भारत को अमेरिका में आप देखेंगे लगभग 50% तक का जो टैरिफ है वह झेलना पड़ रहा है। कोई ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो यह सब ट्रंप के इन्हीं नीतियों के कारण हो रहा है। आप देखेंगे सबसे पहले 25% का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, उसके बाद 25% का जो रूस से हम तेल खरीद रहे थे उसके कारण जो टैरिफ है, और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि ईरान के संदर्भ में भी इन्होंने चर्चा किया कि इसके साथ कोई व्यापार करेगा तो हम 25% का जो टैरिफ है वह एक्स्ट्रा लगा देंगे, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ अगर हम बात करें इनके संसद की, तो यह 500% तक की टैरिफ लगाने की बात भी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ऐसे स्थिति में अमेरिका और भारत का जो संबंध है, जो व्यापारिक संबंध है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित है और यह जो है एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। ठीक है। और ऐसे स्थिति में जो यूरोप है, यूरोप के साथ जो हमारा जो है इस प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, यूरोप पर दबाव है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड मसले पर विरोध करने वाले देशों पर भी 10% की अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दे दी है। और ऐसे स्थिति में यूरोप भी अब जो है भारत की तरफ उसका झुकाव देखने को मिलता है और भारत की तरफ वह जो है इस प्रकार के एग्रीमेंट को लेकर जो है आगे चलता है। दोस्तों, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब यूरोप को फिर से गरीब बनाओ, इस प्रकार का एक स्टेटमेंट आता है जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, आप इनका नाम जानते भी होंगे, इनके नाम से परिचित भी होंगे जो है। तो यह कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब है कि यूरोप को फिर से गरीब बनाया जाए, और इसी के संदर्भ में आप देखेंगे ट्रंप आगे काम करते हुए नजर आते हैं। ठीक है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है जो इनके द्वारा कही जाती है, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध और जो बदलती रणनीतियां हैं यह भी बहुत प्रमुख है। इस अगर एग्रीमेंट के संदर्भ में हम देखें तो ऊर्जा और रक्षा, दोस्तों यूरोप रूस अपनी निर्भरता खत्म कर चुका है और उसे नए जो ग्रोथ सेंटर्स है उसकी तलाश है, और भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही साथ भारत की बात करें तो अपनी रक्षा जरूरत और ऊर्जा के लिए रूस पर निर्भरता को भी कम करना चाहता है। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे यहाँ पर इसके लिहाजे से जो यूरोपीय यूनियन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ भारत और रक्षा साझेदारी की बात करें तो भारत और यूरोप के बीच गहराता सहयोग, ऊर्जा और रक्षा साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ऐसे इस बात से अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वह सक्सेसफुली जो है हो जाएगा समझौता, और हम बिल्कुल मुक्त व्यापार कर पाएंगे जो यूरोपीय यूनियन है उसके साथ। दोस्तों, जर्मनी भारत के साथ रक्षा उद्योग में सहयोग गहरा करना चाहता है। इससे भारत की जो रूस पर निर्भरता जो होगी वह कम होगी। यह एक जो है स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि जो जर्मन चांसलर हैं ओलाफ स्कोल, इनके द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि यह लोग भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इच्छुक हैं इस मामले पर। इसके अलावा हम देखें तो यह जो डील है दोस्तों, जो एफटीए है, यह अभी प्रेजेंट के टाइम में जो है नहीं चर्चा में आई है। आप देखेंगे सन 2007 से ही यह चर्चा में रही है जब पहली बार इस पर बातचीत हुई थी, लेकिन 2013 में बातचीत असफल रह गया, किसी कारणों से जो है आगे प्रोसीड नहीं हो सका। फिर जुलाई 2022 का समय आता है। जुलाई 2022 में बदलती दुनिया को देखते हुए बातचीत फिर से शुरू होती है, ठीक है, यूरोपीय यूनियन के साथ। और दोस्तों, जनवरी 2025 अब यह जो है हमारा 2026 की बात करें अगर, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है साल होने वाला है। और आप देखेंगे इस साल में जो है जो 2026 है इसमें एक बड़ा जो है इस पर आप निष्कर्ष देखने को पा सकते हैं, एक बड़ा निष्कर्ष आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यह समझौते के बारे में अगर हम देखें तो यह रातों रात नहीं हुआ है, इसे बनने में 10 को लगे हैं, 10 को समय लगे हैं, और दोनों पक्ष जो है सेंसिटिव मुद्दे पर सुलझाने के करीब अब जो है नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, अगर यह हो जाता है तो ठीक है। साथ ही साथ इसके संदर्भ में हमें यह भी समझने की आवश्यकता होती है कि कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं भारत के सामने, तो उन पर भी डिस्कस करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चुनौती भारत का किसान और जो रेड लाइन है इसके संदर्भ में देखा जा रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो अमेरिका और यूरोप यह दोनों चाहते हैं कि भारत अपने कृषि बाजार को खोले। ठीक है, जो यहाँ का कृषि बाजार है अपने भारत का उसको खोले, लेकिन भारत इसके लिए बहुत ही सतर्क रहता है हमेशा से। जैसे अभी अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, आपने देखा होगा कि हमने डेयरी के क्षेत्र में कोई भी व्यापार जो है उस पर कोई भी बात नहीं करी, उस पर हम न्यूट्रल रहे कि भाई यह हमारा अलग है, इस पर जो है हम इसको अलग करते हैं, इस पर हमारा अलग तरह की प्रक्रिया होगी, इस पर अलग तरह का कानून होगा। ठीक है, तो हम उसको सेपरेट कर लिए, बाकी हमने बहुत सारी चीजों पर जो है एग्रीमेंट किया भी। दोस्तों, वाणिज्य मंत्रालय ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि यह समझौता किसानों के हितों की रक्षा करेगा। कृषि उत्पाद भारत के लिए एक रेड लाइन रहे, इसका विशेष रूप से
ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आप देखेंगे यह भी देखने को मिलता है, यूरोपीय यूनियन हो सकता है कि इस बात पर कई बार प्रेशराइज करे कि भारत जो है, जो उसका कृषि व्यापार है, कृषि वाणिज्य है, उसको उस पर भी जो है मुक्त रूप से जो है व्यापार करने के लिए जो साफ दिशा निर्देश है वह जो है जारी करे और उस पर भी हम बहुत फ्रीली, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आयात निर्यात कर पाएं। ठीक है, तो देखते हैं इस पर क्या विचार रहेगा। यह तो आगे की प्रक्रिया है, हम समझेंगे कि इस पर क्या जो है निर्णय देखने को मिलता है भारत का क्या स्टैंड आता है, यह हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यूरोप ही क्यों व्यापार के यूरोप ही क्यों हम जो है चुन रहे हैं? ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्री है, उनको भी हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो यूरोपीय यूनियन की बात करें या यूरोप की बात करें तो इसके व्यापार के जो आंकड़े हैं इस पर आप नजर डालेंगे तो 2023-24 तक 137.4 अरब डॉलर का रहा है। ठीक है, यूरोपीय संघ का। तो आप देखेंगे इसका ग्राफ बहुत ज्यादा जो है ऊपर है और बाकी रीजन ए बी जो है अन्य जो है वह बहुत ही इससे कम नजर आते हैं। तो यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, जो ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, वह आपको देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे हैं, ऐसे समझौते की तलाश में जो केवल सामान न बेचे बल्कि भारत में निवेश, तकनीक और रोजगार भी लाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं और इस वजह से शायद यूरोपीय यूनियन के साथ इस एफटीओ को मंजूरी मिलने की दिशा में काम कर रहे हैं, इस पर जो है आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, व्यापार से आगे कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो उद्देश्य है, अरब प्रायद्वीप के रास्ते भारत को यूरोप से जोड़ना। आप देखेंगे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर मुंबई और जो गुजरात में हमारे जो प्रमुख पोर्ट हैं, यहाँ से हम यूएई होते हुए, सऊदी अरब होते हुए, फिर इजराइल होते हुए यहाँ पर हम पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट से यूरोपीय यूनियन से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य इसका अरब प्रायद्वीप के रास्ते भारत को यूरोप से जोड़ना है, सबसे प्रमुख बात यह है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें निवेश की तो उर्सुला वान डेर लियन ने पुष्टि की है कि यूरोप इस नए व्यापारिक गलियारे में भारी निवेश करेगा। ठीक है, इस पर भी काम किया जाएगा जो यह गलियारा है। इसके साथ साथ स्थिति, अगर हम बात करें इसकी स्थिति की तो 2023 में घोषित था, लेकिन गाजा जो युद्ध हुआ दोस्तों, इसके कारण फिलहाल जो यहाँ पर जो है जो यह व्यापारिक गलियारा है, इस पर मुख्य रूप से अभी आप देखेंगे तो रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर रोक आपको देखने को मिलता है कि अभी इस पर काम नहीं जारी है, लेकिन आगे अगर यह डील होती है या व्यापार समझौता होता है तो इस पर भी निवेश किया जाएगा, इस पर भी काम किया जाएगा जो यह आर्थिक गलियारा है। ठीक है, तो यह पूरा दोस्तों मामला रहा और आशा करता हूं कि आप इसको ठीक से समझ पाए हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और पॉइंट्स पर बात करें तो भारत की प्लान बी रणनीति भी है, नए दोस्तों की तलाश भारत कर रहा है ना, जैसे ब्रिटेन की बात करें, पेरू की बात करें, ओमान की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें। अभी आपने न्यूजीलैंड के संदर्भ में हमने आपको बताया कि इसके साथ भी फाइनल जो है स्टेज में हम एफटीए के, है ना। यूके ब्रिटेन के साथ की अगर हम देखें तो कारों से लेकर शराब तक की कई उत्पादों पर शुल्क जो है समाप्त कर रहा है। हाल ही में डील जो है घोषित हुआ, किसानों के हितों का विशेष रूप से न्यूजीलैंड में ध्यान रखा गया, डेयरी उद्योग की जैसा कि हमने विशेष रूप से चर्चा करी है ना। तो यह आप देख सकते हैं दोस्तों। तो प्लान बी भी है भारत के पास कि यहाँ पर इनको भी जो है कनेक्ट करेगा भारत। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में आई कमी की भरपाई के लिए भारत ने कई देशों के साथ समझौते जो है अब तेज कर दिए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है निष्कर्षतः एक नए युग की शुरुआत होने वाली है दोस्तों। भारत के लिए निवेश, तकनीक और इसके साथ साथ रूस अमेरिका पर जो निर्भरता है वह कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात होगी है। इसके अलावा यूरोप के लिए अगर हम देखें तो दुनिया के सबसे बड़े युवा बाजार जो फर्स्ट मूवर जो एडवांटेज है, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज की हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, तो उसके तरफ जो है आगे बढ़ सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी जो है इससे लाभान्वित होगा इस एग्रीमेंट से। दोस्तों, 27 जनवरी को घोषणा केवल व्यापार नहीं बल्कि भविष्य की भू राजनीतिक जो जियोपॉलिटिक्स है इसकी दिशा भी तय करने वाली है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि यह जो एग्रीमेंट है यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे, हर एक पॉइंट को आपने ठीक से नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा और फिर जो है आपको अगर यहाँ पर फिर भी कोई समस्या हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, चैट कर सकते हैं। आपका अगर तार्किक क्वेश्चन होगा तो उस पर मैं जरूर आंसर करूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।